एक फौजी बॉर्डर पर रहकर अपने देश की सुरक्षा तो कर लेता है, लेकिन जब बात आती है उसके अपने घर की तो वो सुरक्षा नहीं कर पाता है। आखिरकार अपने परिवार को बचाते हुए एक दिन हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। जब इस बात की असलियत लोगों को और दुनिया को मालूम चलती है तो सुनने के बाद हर कोई हैरान रह जाता है और परेशान भी हो जाता है। दोस्तों, मैं आप लोगों को आज एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आप लोगों को सोचने और समझने पर मजबूर कर देगी। नमस्कार दोस्तों, मैं विराज शर्मा 3 न्यूज चैनल पर आप लोगों को ये सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है फर्रुखाबाद। इसी फर्रुखाबाद में एक थाना लगता है पंचायत घाट। इसी पंचायत घाट थाने के अंदर एक गांव लगता है झुआ नगला, और इसी झुआ नगला गांव का रहने वाला होता है दिनेश कुमार दिवाकर, जिसकी उम्र होती है लगभग 32 साल। सीआरपीएफ में नौकरी करता है, यानी सेना में नौकरी करता है। इसकी तैनाती होती है जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। जिसकी पत्नी का नाम होता है रमा, जो लगभग 30 साल की होती है। अपने ही इलाके में सरकारी स्कूल में ये टीचर होती है। दिनेश के 2 बच्चे होते हैं, एक बेटा और एक बेटी। चूंकि पति और पत्नी ठीक ठाक पैसा कमाते हैं, इस दोनों में पैसों की कोई कमी नहीं रहती और अच्छा खासा जीवन चल रहा होता है। एक नौकरानी भी दिनेश ने अपने घर पर रख रखी थी। दिनेश का जो पूरा परिवार था बहुत ही ज्यादा खुशहाल था और एक अच्छा जीवन व्यतीत कर रहा था। मैं बात कर रहा हूँ 6 जून के शाम के वक्त। दरअसल दिनेश 20 दिन की छुट्टी लेकर अपने घर के लिए निकलता है। तभी शाम के वक्त दिनेश अपने बड़े भाई रमेश चंद्र को फोन करके बोलता है कि मैं 20 दिन की छुट्टी लेकर घर आ रहा हूँ और थोड़ी ही देर में घर पहुंच जाऊंगा। दिनेश के परिवार में उसके माता पिता के अलावा उसका एक बड़ा भाई जिसका नाम रमेश चंद्र होता है। और दिनेश जैसे ही अपने भाई से कहता है कि मैं छुट्टी लेकर घर आ रहा हूँ, तो बड़ा भाई समझाते हुए कहता है कि जब सही सलामत घर पहुंच जाना तो मुझे फोन कर बता जरूर देना। देर रात तक जब दिनेश के भाई के पास कोई फोन नहीं आता है, तो जो रमेश चंद्र होता है वो दिनेश के नंबर पर फोन करता है, लेकिन दिनेश का नंबर स्विच ऑफ बताने लगता है। बार बार फोन करने के बावजूद जो दिनेश का नंबर होता है वो स्विच ऑफ बताता है, उसका फोन नहीं लगता है। आखिरकार दिनेश का जो भाई होता है रमेश चंद्र, वो उस दिनेश की पत्नी को फोन करता है, रमा को, और रमा को बोलता है कि वो 20 दिन की छुट्टी लेकर घर के लिए निकला है। रमा को जैसे ये बताता है, रमा एकदम से चौंक जाती है और रमेश चंद्र से कहती है कि मुझे इन्होंने इस बारे में कुछ नहीं बताया, अभी तक ये घर नहीं पहुंचे हैं। इधर रमा को जैसे ही मालूम चलता है कि अब अपने पति के बारे में पता लगाने के लिए वो श्रीनगर कंट्रोल रूम में फोन करती है और अपने पति के बारे में पूछती है, तो रमा को मालूम चलता है कि वाकई में दिनेश 20 दिन की छुट्टी लेकर वहां से निकला था, लेकिन देखते ही देखते पूरी रात गुजर जाती है। अगले दिन की सुबह हो जाती है, लेकिन दिनेश घर पर नहीं पहुंच पाता और ना ही उसका कोई फोन आता है, ना ही उसका फोन खुलता है। इसलिए रमा के जितने भी जानने वाले होते हैं, रमा सबको फोन करती है और सबको फोन करने के बावजूद सबसे पूछती है कि दिनेश क्या क्या कोई फोन आया आपके पास, क्या उसके कोई खबर है, दिनेश कहाँ है, क्या आपको उसने कुछ बताया। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। तभी अगले दिन 8 जून को झागनगला गांव में खेत में एक व्यक्ति की डेड बॉडी पुलिस को बरामद होती है। हालांकि इस बात की जानकारी जब रमा को चलती है तो रमा घटना स्थल पर नहीं जाती है, क्योंकि रमा को पूरा यकीन होता है कि उसका जो पति है दिनेश, वो अपने किसी दोस्त के घर चला गया होगा, आज नहीं तो कल वापस आ ही जाएगा। लेकिन रमा को जैसे इस बात की जानकारी होती है कि रमा को अपने पति को लेकर चिंता सताने लगती है, इसलिए रमा अपने बच्चों को लेकर अपने अलीनगर अपने ससुराल पहुंच जाती है। गांव में मिली डेड बॉडी के बारे में जानकारी लेने की कोशिश करती है तो रमेश चंद्र परेशान हो जाता है और दरअसल रमेश चंद्र उस डेड बॉडी के बारे में पता लगाने के लिए 10 जून को फर्रुखाबाद के पंचायत घाट थाने में पहुंच जाता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब, आप लोगों को 8 जून को डेड बॉडी जो मिली है, दरअसल मैं उसे देखना चाहता हूं। पुलिस जब उस डेड बॉडी की फोटो रमेश चंद्र को दिखाती है तो रमेश चंद्र देखकर चौंक जाता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और रोने लगता है और रोते हुए कहता है कि भाई साहब, ये मेरा छोटा भाई दिनेश है। रमेश चंद्र जब इस बात की जानकारी
अपने घर वालों को देता है, परिवार वालों को देता है, तो पूरे घर में मातम छा जाता है। और पुलिस जो है वो रमेश चंद्र से पूछताछ करना शुरू कर देती है और पूछती है कि क्या तुमको किसी पर शक है, तो भाई की हत्या कौन कर सकता है। रमेश जो होता है वो पुलिस वालों से कहता है कि साहब मैं दावे के साथ तो नहीं कह सकता, लेकिन मुझे दिनेश की पत्नी रमा पे ही शक हो रहा है, क्योंकि रमा को जब इस डेड बॉडी के बारे में मालूम चला, घटना स्थल पर नहीं आती है। और सबसे बड़ी बात कि पिछले कई महीनों से दिनेश और रमा के बीच में कुछ तकरार चल रहे हैं। रमेश चंद्र जैसे ही ये बात कहता है तो पुलिस जो होती है वो रमेश की तहरीर पर 302 के तहत रमा को नाम मुकदमा दर्ज करती है और रमा को पूछताछ के लिए थाने में बुलाती है। जब रमा को अपनी कस्टडी में लेती है तो रमा से पूछताछ करना शुरू करती है। रमा उसके पति की हत्या के बारे में जब पूछताछ करना शुरू करती है तो रमा पुलिस वालों को जवाब देती कि साहब मुझे खुद नहीं मालूम कि मेरे पति कहाँ है। मेरे पति 20 दिन की छुट्टी लेकर वहां से निकल गए कहाँ नहीं मुझे भी पता ही नहीं चल पाया, और किसने मेरे पति की हत्या कर दी मुझे ये भी पता नहीं। पुलिस रमा की बातों में यकीन नहीं करती है और बल्कि पुलिस किसी तरीके से अलग अलग तरीके से उससे पूछताछ करती है, तरह तरह के सवाल करना शुरू कर देती है। आखिरकार रमा जो होती है वो पुलिस के सवालों में उलझ जाती है और मजबूर होकर अपनी सच्चाई कबूल कर देती है। रमा जब होती है वो अपने पति की पूरी कहानी सुनाती है कि ये हत्या हुई तो कैसे हुई। जब ये बात ससुराल वालों को पता चलती है तो ससुराल वालों को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा होता है। रमा के पिता का नाम होता है देवकरण दिवाकर, फर्रुखाबाद के चीनी ग्राम गांव का रहने वाले होते हैं। देवकरण के परिवार में उनकी पत्नी जो होती है मालती और उसके अलावा इनकी 2 बेटियां होती हैं। बड़ी बेटी रमा होती है और छोटी बेटी का नाम होता है सुरेखा। देखने में जितनी खूबसूरत होती है, पढ़ने में ही उतनी ही तेज होती है। रमा अपने इलाके से बीएड तक की पढ़ाई करती है। रमा को जैसे ही अपनी पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है उसी वक्त उत्तर प्रदेश में शिक्षक की भर्ती निकलती है। तभी रमा अप्लाई करती है, लेकिन किसी कारणवश उसका जो एग्जाम होता है वो रद्द हो जाता है, जिसकी वजह से जो रमा होती है उसका सपना अधूरा रह जाता है। अब जवानी की दहलीज पर रमा कदम रख चुकी थी, तो देवकरण जो उसका पिता होता है वो अपनी बेटी की शादी के लिए लड़के की तलाश करना शुरू कर देता है। दरअसल देवकरण अपनी बेटी के लिए एक टीचर लड़का ही तलाश कर रहा था, लेकिन तमाम कोशिशें कर लेता है लेकिन उसको टीचर लड़का नहीं मिलता। तभी देवकरण जो होता है अपने एक रिश्तेदार के माध्यम से दिनेश कुमार के बारे में मालूम चलता है, तो दिनेश के घर जाता है और देखता है और अपनी बेटी के लिए दिनेश को पसंद कर लेता है। उसके बाद शादी वादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं और बड़ी धूमधाम से दिनेश और रमा की शादी हो जाती है। धीरे धीरे समय बीतता रहता है। जब रमा की शादी करके आई थी ससुराल में तो ससुराल वालों जो होते हैं वो रमा को बहुत लाड प्यार देते हैं, और जब धीरे धीरे समय गुजरता है तो रमा को 2 बच्चे होते हैं, एक बेटा और एक बेटी। इसके बाद उत्तर प्रदेश में शिक्षक की भर्ती की बहाली निकलती है, इसलिए रमा अपने दिल की बात दिनेश से कहती है और कहती है कि मैं बचपन से टीचर बनना चाहती थी। और अपने दिल की बात जैसे ही दिनेश को बताती है तो जो दिनेश होता है, दिनेश अपनी पत्नी की बात मान लेता है और उसको आवेदन डलवा देता है। रमा एग्जाम देती है और आखिरकार फर्रुखाबाद उसके मायके के आसपास ही सरकारी स्कूल में उसको टीचर के पद पर नौकरी मिल जाती है। टीचर की नौकरी जब मिल जाती है उसके बाद रमा अपने मायके चली जाती है और मायके में रहकर ही वहीं से वो नौकरी करती है, क्योंकि वहीं से उसका घर पास पड़ता था। रमा को जब नौकरी मिल जाती है तो रमा अपने मायके में रहने लगती है। तो ये जो बातें होती हैं, इन्हीं बातों को लेकर दिनेश से उसका व्यवहार अच्छा नहीं हो रहा था। आए दिन तकरार हो रहे थे और दिनेश को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार अपनी पत्नी को वो अपने घर कैसे लेकर आए। इसलिए दिनेश अपनी पत्नी को लाने के लिए उसको वहां से ट्रांसफर कराने की बहुत कोशिश करता है, रिश्वत देने की भी कोशिश करता है, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद जो रमा होती है उसका ट्रांसफर नहीं हो पाता है। इसी बीच जो दिनेश और रमा के बीच में आए दिन झगड़े होना, तकरार होना शुरू हो जाते हैं। दोनों के बीच झगड़े और तकरार जब दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाता है और जो रमा होती है वो अपने पति दिनेश को समझाते हुए कहती है कि अगर तुम्हें इतना बुरा लगता है तो झगड़ नगला गांव के आसपास मेरा एक घर बनवा दो, तो
जब घर बनवाने की बात आती है तो दिनेश को ये सुझाव अपनी पत्नी का बहुत पसंद आता है और दिनेश इसी झगा नगला गांव के आसपास एक जमीन खरीद कर घर बनवा देता है, जिसमें रमा रहती है और अपने बच्चों के साथ वहीं पर ड्यूटी करने लगती है, क्योंकि वहीं से उसका घर नजदीक पड़ता है। रमा अपनी ड्यूटी में रमा को परेशानी ना हो इसलिए दिनेश उसको एक स्कूटी जो होती है वो एक्टिवा स्कूटी खरीद कर दे देता है। जो दिनेश होता है वो सीआरपीएफ में नौकरी करता है। हर 3 महीने के बाद 20 दिन की छुट्टी लेकर अपने घर पर आता है और अपने परिवार के साथ एक खुशहाल तरीके से समय व्यतीत कर रहा होता है। धीरे धीरे ये कहानी आगे बढ़ती है और वापस दिनेश कुछ दिनों के बाद अपने छुट्टी जब खत्म हो जाती है तो वापस अपनी ड्यूटी पर चला जाता है। रमा अपने पति से जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। दरअसल रमा को अपने पति की कमी बहुत महसूस होने लगी थी, क्योंकि वो 3 महीने के लिए बाहर चला जाता था। इधर रमा भी अगल बगल में ताक झाक करने लगती है तो एक अनमोल दिवाकर नाम का एक लड़का होता है जिस पर उसकी नजर जाती है। वो गांव का ही रहने वाला होता है। रमा ये कोई और नहीं, ये रमा की ही बुआ का बेटा होता है, जो अक्सर रमा के घर पर आता जाता रहता है। लगभग इसकी उम्र होती है 28 साल के आसपास। अब रमा और अनमोल के बीच जो रिश्ता होता है तो वो सब लोग जानते हैं कि बुआ का लड़का, इसलिए उसके घर पे आने पे किसी को कोई पाबंदी नहीं होती है। रमा से उसका हंसी मजाक भी चलता रहता है और हंसी मजाक के बीच में कुछ ऐसी बातें इन दोनों में होने लगती हैं जिसे सुनकर जो अनमोल होता है उसको ये समझने में देर नहीं लगती है कि रमा जो होती है उसके दिल में अनमोल के लिए क्या चल रहा है। इसलिए वो अपने आप को रोक नहीं पाता है और आखिरकार एक दिन रमा का और अनमोल का अवैध संबंध बन जाते हैं। और जब ये एक बार सिलसिला शुरू होता है तो ये सिलसिला रुकने का नाम नहीं लेता है। लेकिन इस बात की जानकारी दिनेश को कभी नहीं होती है। धीरे धीरे जब समय गुजरना शुरू होता है तो रमा और अनमोल की इस प्रकार की दीवानगी हो जाती है कि अब जो अनमोल होता है रात्रि को भी रमा के घर पर रुकने लगता है। अनमोल होता है वो उसके घर पर रुकता है तो रमा अपने बच्चों को खाना खिलाने के बाद बगल वाले कमरे में सुला देती है और खुद अनमोल के साथ दूसरे वाले कमरे में सो जाती है, यानी उसके साथ रात बिताती है, संबंध बनाती है। जैसे जैसे महीना दिन समय गुजरता है कहीं ना कहीं पड़ोसियों को शक हो जाता है। आखिरकार एक दिन ये बात दिनेश तक पहुंच जाती है। दिनेश जो होता है वो घर पर पहुंचता है और इस बारे में अपने दोनों बच्चों से पूछताछ करना शुरू करता है। तो दिनेश के जो बच्चे होते हैं वो पापा को जवाब देते हुए कहते हैं कि पापा, अनमोल अंकल रात के वक्त घर पे ठहरते हैं, माँ हम लोगों को कमरे के बगल वाले कमरे में सुला देती है और खुद अनमोल अंकल के साथ दूसरे वाले कमरे में सो जाती हैं। बच्चे जैसे ही ये जवाब देते हैं जो दिनेश होता है उसका पूरा शक यकीन में बदल जाता है कि शायद उसकी पत्नी और अनमोल का कोई चक्कर चल रहा है। दिनेश जैसे ही अपनी पत्नी से रमा से पूछताछ करता है तो रमा बेधड़क अपने पति को जवाब देती है और कहती है कि जिसका पति बाहर रहता है उसकी पत्नियों को इसी तरीके से लोग लांछन लगाते हैं, तो मैं पड़ोसियों से ज्यादा मेरी बात पर यकीन होना चाहिए। लेकिन जो दिनेश होता है, दिनेश को अपनी पत्नी की बातों पर यकीन नहीं होता है, क्योंकि बच्चों ने भी उसको वही बात बताई थी। फिर अपनी पत्नी को बुरी तरीके से वो पिटाई कर देता है और उसके बाद अनमोल के भी घर जाता है और उसके घर वालों से भी वही बात बोलता है और शिकायत करता है और साथ ही साथ अनमोल को भी हिदायत देता है कि आज के बाद तुम्हें मेरे घर आने की कोई जरूरत नहीं है। दिनेश जैसे ही 20 दिन का समय गुजरता है वो वापस अपनी ड्यूटी पर चला जाता है। जैसे ही दिनेश वापस ड्यूटी पर जाता है उसके बाद रमा और अनमोल का फिर से वही काम शुरू हो जाता है, अवैध संबंध फिर से बनने लगते हैं। लेकिन इस बार रमा काफी हद तक एहतियात बरतती थी। दरअसल रमा को अपने बच्चों से डर सताने लगा था। रात्रि को वक्त जब वो खाना बनाकर खिलाकर सुला देती थी उसके बाद अनमोल को अपने पास बुलाती थी। अनमोल जो शराब पीने का आदी होता है इसलिए रमा को भी शराब की लत लग जाती है। पर जैसे ही 4 महीने का समय गुजरता है, 3 महीने का समय गुजरता है, दिनेश फिर से 20 दिन की छुट्टी लेकर अपने घर पर पहुंच जाता है। दिनेश की जो ये पत्नी है उसके मुंह से शराब की बू आ रही थी। इसी बीच में जब अपनी पत्नी से वो पूछताछ करता है तो रमा उसको साफ साफ झूठ बोल देती है कि मैं शराब नहीं पीती। लेकिन जो दिनेश था जब पड़ोसी से पूछताछ करता है तो मालूम चलता है कि अनमोल अभी भी उसके घर पर आता है। अब इस बारे में जब दिनेश को
अपनी पत्नी से जब दिनेश पूछताछ करता है तो रमा अपने पति से झूठ बोलती है। इस पर दिनेश अपनी पत्नी को धमकी देते हुए कहता है कि जिस दिन मुझे तुम दोनों को रंगे हाथ, जिस दिन मैंने पकड़ लिया, उस दिन तुम दोनों का आखिरी दिन होगा और तुम दोनों को इस दुनिया से हटा दूंगा। जैसे तैसे समय बीतता है और दिनेश अपनी पत्नी के साथ रहता है। उसके बाद अपनी ड्यूटी पर वापस चला जाता है, लेकिन उसका मन ड्यूटी पर नहीं लग रहा होता है। दरअसल दिनेश अपनी पत्नी की बेवफाई को भूल नहीं पा रहा था। दिनेश सोच लेता है कि आज नहीं तो कल रंगे हाथों अपनी पत्नी को दिनेश के साथ जरूर पकड़ूंगा और जिस दिन मैंने पकड़ लिया वही खत्म कर दूंगा। वो ड्यूटी कुछ दिन करता है और 10 दिन के बाद ही 20 दिन की छुट्टी लेकर 6 जून को अपने घर रवाना हो जाता है। लेकिन दिनेश को जब 6 जून के लिए अपने घर के लिए रवाना होता है तो अपनी पत्नी को कुछ नहीं बताता है। दरअसल दिनेश जो होता है उसने सोच लिया था कि मैं रात्रि के समय अपने घर पर पहुंचूंगा और रंगे हाथों इन दोनों को मैं रंगरिया मनाते हुए पकड़ूंगा और दोनों का काम तमाम कर दूंगा। लेकिन शाम के वक्त जैसे ही वो अपने घर पर पहुंचता है, दिनेश का भाई जो रमेश चंद होता है उसका फोन करके कहता है कि मैं 20 दिन की छुट्टी लेकर घर के लिए निकला हूं, करीब रात के 11:30 बजे के आसपास में अपने घर पर पहुंचूंगा। और इसके बाद वो जब अपने घर पर पहुंचता है तो दरवाजा अंदर से बंद होता है। वो दरवाजा खटखटाता है। अंदर रमा और अनमोल दोनों संबंध बना रहे थे। जैसे ही दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है तो रमा के कानों में, तो रमा एकदम से चौंक जाती है कि इतनी रात में कौन आया है, कौन हो सकता है। तो रमा जो होती है वो सोच में पड़ जाती है, आखिरकार ये कौन हो सकता है। इससे पहले कि रमा दरवाजा खोलती है उससे पहले वो अनमोल को बगल वाले कमरे में ले जाकर छिपा देती है। उसके बाद दरवाजा खोलती है और अपने सामने जब दिनेश को देखती है तो उसके चेहरे की हवाइयां उड़ जाती हैं। दिनेश सबसे पहले अपनी पत्नी से यही सवाल बोलता है कि तुमने दरवाजा खोलने में इतनी देर कैसे की। इस पर रमा अपने पति को जवाब देती है और कहती है कि मैं गहरी नींद में सो रही थी, इस वजह से मैं उठ नहीं पाई। तो दिनेश अपनी पत्नी से, रमा से कहता है कि घर के अंदर अनमोल है ना। और जैसे ही अनमोल का नाम लेता है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और एकदम से डर जाती है। इससे पहले कि दिनेश घर के अंदर अनमोल को ढूंढना शुरू करता, रमा प्रिया चरित्र का इस्तेमाल करती है और खेल खेलना शुरू कर देती है। दरअसल रमा अपने पति का हाथ पकड़ती है और उसको अपने कमरे में ले जाती है और फिर दिनेश से मीठी मीठी बातें करना शुरू कर देती है और बातों ही बातों में इस कदर उसको उलझा लेती है कि जो दिनेश होता है वो पत्नी की बातों में आ जाता है और फिर दोनों संबंध बनाने लगते हैं। और संबंध बनाने के बाद जब ये अपना पूरा काम करके फ्री होता है तो दिनेश गहरी नींद में सो जाता है। जैसे ही दिनेश गहरी नींद में सो जाता है उसके बाद रमा कमरे से धीरे से बाहर निकलती है और जाकर अनमोल को बाहर निकाल देती है और अनमोल से कहती है कि अगर आज दिनेश हम लोगों को रंगे हाथ पकड़ लेता तो ये दिन हम लोगों का आखिरी दिन होता। ये दोनों बात जैसे ही वो उससे बोलती है और फिर बोलती है इससे पहले कि दिनेश हम लोगों को मारे, हम लोग दिनेश को ही इस दुनिया से हटा देते हैं। रमा जब अपने ही पति को इस दुनिया के हटाने की बात कहती है तो अनमोल जो होता है वो रमा की बात मान लेता है और उसके बाद अनमोल जो होता है दिनेश को सोते वक्त एक बड़ा सा पत्थर लेता है और दिनेश के सर पर मार देता है। सर पर मारने की वजह से ही दिनेश की, चूंकि सो रहा था तो उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है, उसका सर फट जाता है। उसके बाद दिनेश की डेड बॉडी को बगल के कमरे में छिपा देते हैं वो लोग और दरवाजे को बंद कर देते हैं और उसी रात को अनमोल अपने घर पर चला जाता है और अगले दिन 7 जून की रात को फिर से रमा के घर पहुंचता है और रात के समय ही दिनेश की डेड बॉडी को एक बोरी में पैक करता है और पैक करके रमा के स्कूटी पर लोड करके गांव के खेतों में बाहर ले जाकर उसकी डेड बॉडी पर पेट्रोल डालकर उसमें आग लगा देता है और उसके बाद वापस अपने घर आ जाता है। वाकई में रमा जब ये कहानी पुलिस को बताती है तो पुलिस रमा की तहरीर पर उसके प्रेमी अनमोल को अपने कस्टडी में ले लेती है। फिलहाल पुलिस इन दोनों को अपने गिरफ्तार कर लेती है और अपने कस्टडी में लेकर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके दोनों को जेल भेज देती है। दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी को दिल दुखाना नहीं था, लेकिन आपको जागरूक करना था कि समाज में इस तरीके की चीजें भी होती रहती हैं। इसलिए आप लोग सावधान रहें और सतर्क रहें, क्योंकि जो फौजी होते हैं वो फौज में रहते हैं और इधर जो पत्नियां होती हैं
उनका कहीं ना कहीं इधर उधर चक्का चलता है और फिर पूरा परिवार तबाह और बर्बाद हो जाता है। इसमें तीनों जिंदगियां बर्बाद हुई। वो जो 2 बच्चे थे दिनेश के, वो भी बेचारे बर्बाद हो गए। दिनेश की माँ, दिनेश की जो पत्नी, दिनेश और ये जो अनमोल और खुद दिनेश तो इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है और दिनेश की पत्नी और अनमोल जेल चले जाते हैं और जो बच्चे होते हैं वो बेचारे अनाथ हो जाते हैं। इस तरीके की चीजें होती रहती हैं, इसलिए आप लोग सावधान रहें और सतर्क रहें। दोस्तों, आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आप लोग चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर पुराने हैं तो लाइक करें। धन्यवाद।